क्या करना है अपने को? गति के द्वितीय नियम की सहायता से प्रथम नियम का सत्यापन। ठीक है, तो हमको क्या करना है? द्वितीय नियम की सहायता से ही प्रथम नियम को क्या करना है? आपको सत्यापन करना है। तो गति का द्वितीय नियम लगाना पड़ेगा। अब गति के द्वितीय नियम के दो रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं? एक है आपके पास में F इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी, एक जो आपने अभी लगाया था, और एक क्या है बताइए, जो निगमित करके लाए थे आप, F इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए, यस होता है कि नहीं? दोनों, ये दोनों ही है गति के द्वितीय नियम, है ना? तो अभी कौन सा लगाएंगे हम? ये नीचे वाला लगा रहे हैं। तो F इज इक्वल टू क्या होगा? F इज इक्वल टू एम ए, राइट। F इज इक्वल टू एम, और A क्या होता है? A क्या चीज है? A क्या है? बोलिए। त्वरण है। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है? A का क्या लिखेंगे? त्वरण को क्या लिखेंगे? बोलिए। अरे त्वरण बराबर क्या होता है? तो हाँ बोलो। डेल वी अपॉन डेल टी। त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो क्या लिखेंगे? डेल वी अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन डेल टी। क्लियर दैट? यस, ओके, है ना? अब इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि यदि F इज इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए, मतलब बाह्य बल F का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, यदि बाह्य बल कैपिटल F इज इक्वल टू 0, तब क्या होगा? तब देखते हैं क्या होता है। तो 0 लिख देंगे F के स्थान पर 0, और ये m इंटू डेल वी अपॉन डेल टी। तो अगर इसका हम गुणा करते हैं, डेल वी का क्या करते हैं? डेल टी का गुणा कर देते हैं 0 में, तो 0 हो जाएगा, और m जो है 0 हो नहीं सकता। तो कुल मिलाकर अगली स्टेप जो आएगी क्या आएगी? डेल वी इज इक्वल टू क्या आएगी? 0 आएगी? आएगी कि नहीं आएगी बताओ? अरे अगली स्टेप डेल वी इज इक्वल टू 0 आएगी कि नहीं आएगी? ठीक। अब ये क्या है बताइए? डेल वी इज इक्वल टू 0 मतलब वेग में परिवर्तन क्या आ गया? वेग में परिवर्तन कितना आया? 0 आया। वेग में परिवर्तन 0 आया, मतलब वेग में कोई परिवर्तन हुआ क्या? बोलिए, वेग में कोई परिवर्तन हुआ क्या? अच्छा, वेग में परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब वस्तु जितने वेग से गति कर रही थी उतने वेग से गति करेगी कि नहीं करेगी? भाई अगर हमने बाह्य बल क्या किया? 0 लगाया, ठीक है, बाह्य बल आपने लगाया ही नहीं है। बाह्य बल जब आपने नहीं लगाया, उस स्थिति में वेग में परिवर्तन कितना आया है? 0 आया है। वेग में परिवर्तन 0 आया है, इसका मतलब यह है कि वस्तु का वेग पहले जितना था बाद में भी क्या है? उतना ही है, मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी जितनी वेग से वो पहले गति कर रही थी, बाद में भी क्या कर रही है? वो उतने ही वेग से क्या कर रही है? गति कर रही है। तो हमारा गति का जो प्रथम नियम जो हमको सिद्ध करना है, वो गति का प्रथम नियम क्या कहता है? गति का प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और गत्यावस्था में तो गत्यावस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ठीक तो है, हमने उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया है, और जब हमने उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया है तो वेग में परिवर्तन क्या आया है? 0 आया है। और वेग में परिवर्तन 0 आया है, इसका मतलब पहले जितना वेग था वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि इसके मायने ये हुए कि पहले जितना वेग था बाद में भी क्या है? उतना ही वेग है। मतलब जितने वेग से पहले वस्तु गति कर रही थी, बाद में भी क्या करेगी? उतने वेग से क्या कर रही है? गति कर रही है। मतलब यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये क्या हुआ? किसका कथन है ये गति के प्रथम नियम का कथन है या नहीं बताइए? हाँ, वैसे यदि स्थिर है, बाह्य बल नहीं लगाओगे आप, वैसे यदि बाह्य बल आप नहीं लगा रहे हो और यदि वस्तु स्थिर है तो भी उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। तो ये वेग में परिवर्तन 0 है, ये हमको ये बताता है कि यहाँ नीचे में लाइन लिखी जाती है ना? नीचे में लाइन लिखेंगे कि स्पष्ट है
कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, यह बाह्य बल का मान शून्य होने पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है, अर्थात वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः वस्तु जिस वेग से पहले गति करती है, प्रारंभ में गति करती है, अंत तक उसी वेग से क्या करती है, गति करते रहती है। इसे, और यही क्या है गति का, यही क्या है गति का, क्या है गति का ये? तो इस तरह से गति के द्वितीय नियम की सहायता से प्रथम नियम का क्या हो जाता है, सत्यापन हो जाता है। ठीक। जड़त्व की माप, गति का द्वितीय नियम का यह अनुप्रयोग हम बता रहे हैं। F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, यस होगा, यस और नो, यस। F इज इक्वल टू ma, तो यहां से a का मान निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए, F अपॉन क्या हो जाएगा, m जो होगा इसके अपॉन में चला जाएगा, है ना। अच्छा, यदि बल F नियत हो, बल F नियत हो, तब क्या होगा, जब बल F नियत हो उस स्थिति में ये जो F नीतांक बन जाएगा, और जब नीतांक बन जाता है तो मैंने बताया था बराबर के स्थान पे उस नीतांक को हटाएंगे और बराबर के स्थान पे क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे बताइए, बराबर के स्थान पे 0 लिखेंगे, अनुक्रमानुपाती लिखेंगे, हाँ ठीक है। तो जब F नीतांक बन जाएगा, F इज इक्वल टू नियत हो, स्थिर हो, तो ये बराबर जो होगा वो अनुक्रमानुपाती में बदल जाएगा, तो A इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि m यदि ज्यादा है, m अधिक है, तो A क्या होगा, यानी कि m अधिक मतलब द्रव्यमान अधिक, तो त्वरण क्या होगा बताइए, अधिक ही होगा कि कम होगा। अच्छा, यही संबंध होता है क्या, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध यही होता है क्या, क्यों भाई, व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, एक राशि अगर बढ़ती है तो दूसरी राशि क्या होती है, घटती है, एक राशि घटती है दूसरी राशि क्या होती है, बढ़ती है। तो द्रव्यमान अधिक होगा तो जब द्रव्यमान अधिक होगा तो त्वरण कम होगा क्या अधिक होगा, कम होगा, ठीक है। हाँ, तो द्रव्यमान अधिक तो त्वरण क्या होगा, कम, और यदि द्रव्यमान कम तो त्वरण क्या होगा, अधिक होगा। बिल्कुल सही बात है कि नहीं सही बात है भाई। मान के चलिए आप बल लगा रहे हैं 10 न्यूटन का या 50 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, मान के चलो आपने 50 न्यूटन का बल लगा दिया साइकिल पर, तो बताइए उसके वेग में परिवर्तन ज्यादा होगा कि नहीं। आपके पास दो वस्तुएं, एक कम द्रव्यमान की वस्तु है साइकिल,
है ना, और एक अधिक द्रव्यमान की वस्तु है कार, और दोनों पर आप क्या कर रहे हैं, नियत बल लगा रहे हैं, बल F नियत हो, ठीक। तो मुझे बताइए 50 न्यूटन के बल में बताइए किसके वेग में अधिक परिवर्तन होगा, साइकिल के वेग में अधिक परिवर्तन होगा क्या कार के वेग में अधिक परिवर्तन होगा, साइकिल के वेग में, ठीक है। और जब वेग में ज्यादा परिवर्तन होगा साइकिल के, तो त्वरण भी क्या होगा उसका, त्वरण भी क्या होगा उसका, ज्यादा होगा, अधिक होगा। लेकिन अगर आप बताइए उसी 50 न्यूटन के बल को आप किस में लगा रहे हैं, कार पर लगाएंगे, तो क्या उतना वेग में परिवर्तन हो जाएगा जितना साइकिल में हुआ था, नहीं। और जब वेग में परिवर्तन ही कम होगा तो त्वरण भी क्या होगा, त्वरण भी क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ गई। मतलब कम द्रव्यमान वाली वस्तु पर में जब आप 50 न्यूटन का बल लगाते हैं कम द्रव्यमान वाली वस्तु पे तो त्वरण अधिक होता है, जबकि आप अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु पर उतना ही बल लगाते हैं तो त्वरण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात समझ में आ गई अब, ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब यह है, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो ठीक है, हमको समझ में आ गया कि द्रव्यमान अधिक त्वरण कम, त्वरण अधिक, सॉरी, द्रव्यमान अधिक त्वरण कम, द्रव्यमान कम त्वरण अधिक। लेकिन इसका एक और मतलब भी है, इसका एक और मतलब भी है जो मैं आपको बता रहा हूं। जड़त्व की माप का मतलब क्या है कि भाई भारी वस्तु जो होती है वो क्या करती है, भारी वस्तु जो होती है वो हमारा क्या करती है, जब हम उस पर बल लगाते हैं तो वो अपनी अवस्था को बदलने के लिए क्या करती है, हमारे द्वारा लगाए गए बल का क्या करती है, ज़्यादा विरोध करती है। यानी भारी वस्तु को गति कराने के लिए हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, जबकि हल्की वस्तु को गति कराने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको कम बल लगाना पड़ता है, ठीक है। मतलब, और ये गुण किसका है, विरामावस्था में या गत्यावस्था में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ होती है ना। कहने का मतलब यह हुआ कि क्या हुआ, कहने का मतलब कि भारी वस्तु जो है वो क्या करती है, जब हम उस पर बल लगाते हैं, जैसे हमने कार पर बल लगाया तो कार भी क्या करती है, हमारा क्या करती है, विरोध करती है। कार क्या करती है, हमारा विरोध करती है, हमारे द्वारा लगाए गए बल का क्या करती है, विरोध करती है। और ये जो विरोध करने की जो प्रवृत्ति है ये भी जड़त्व कहलाता है। जो जितना ज्यादा विरोध करेगा उसका जड़त्व क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, ठीक। एक जड़त्व की परिभाषा तो आप लोगों ने पढ़ी, कौन सी, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, और जिस दिशा में गति कर रही है उसी दिशा में गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इस गुण को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व की एक और परिभाषा होती है कि वस्तु है ना, वस्तु का वह गुण जो उस पर लगने वाले बल का क्या करता है, विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है, ठीक है। जड़त्व की एक और परिभाषा आप दे सकते हैं, यानी कि जो वस्तु जितनी भारी होती है वो उस पर लगने वाले बल का क्या करती है, उतनी अधिक विरोध करती है। जैसे साइकिल पर यदि मैं बल लगाऊंगा तो वो मेरा ज्यादा विरोध करेगी क्या, कार की तुलना में, बोलिए, क्योंकि वो कम बल लगाने पर आगे बढ़ गई, इसका मतलब उसने मेरा ज्यादा विरोध नहीं किए। जबकि कार पर मैं बल लगाऊंगा तो क्या करेगी, कार हिलेगी भी नहीं, मतलब वो क्या कर रही है, मेरे द्वारा लगाए गए बल का क्या कर रही है, ज्यादा विरोध कर रही है। और ये जो विरोध करने की जो प्रवृत्ति है वही क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। यानी कि वो जड़ लगाकर बैठ गई, मान चलो जड़ है ना, जड़ हो गई है, स्थिर हो गई है, वो हिलना नहीं चाहती है, मतलब वो क्या कर रही है, लगाए गए बल का क्या कर रही है, ज्यादा विरोध कर रही है। बात समझ में आ रही है। तो जो वस्तु बाह्य बल का ज्यादा विरोध करती है, लगाए गए बल का ज्यादा विरोध करती है, उसका जड़त्व ज्यादा होता है। और जो वस्तु बाह्य बल का कम विरोध करती है उसका जड़त्व भी क्या होता है, कम होता है। तो भाई विरोध कैसे करेगी, वो किसके द्वारा कर रही है, द्रव्यमान के कारण। जिस वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान वो क्या करेगी, उतने ही ज्यादा विरोध करेगी लगाए गए बल का, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम है वो क्या करेगी, उतना ही कम विरोध करेगी। बात समझ में आ रही है, बोलिए। बात समझ में आ रही कि नहीं। यानी कि विरोध करने का जो गुण है, किसी वस्तु का विरोध करने का जो गुण है वो भी क्या कहलाता है, जड़त्व भी कहलाता है। अब यहां सीधी सी बात है कि 50 न्यूटन का बल लगाने पर कम द्रव्यमान की वस्तु में ज्यादा त्वरण उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब क्या कर रही है, हमारा विरोध कम कर रही है कि ज्यादा कर रही है, बोलिए। कम द्रव्यमान की वस्तु
में त्वरण अधिक उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब हमने जो बल लगाया था उसका विरोध ज्यादा कर रही है कि कम कर रही है? बोलिए, नहीं आ रही बात समझ में? कम द्रव्यमान की वस्तु में त्वरण ज्यादा उत्पन्न हुआ है, मतलब वेग में परिवर्तन ज्यादा हुआ है, तो ये हमारे द्वारा लगाए गए बल का विरोध इसने ज्यादा किए कि कम किए? कम किए, कम किए। तो इसका जड़त्व क्या है? इसका जड़त्व कम है, इसलिए इसने क्या किए? कम विरोध किए। माइक बंद करो। जबकि जो दूसरी वाली वस्तु है, अधिक द्रव्यमान की वस्तु, उसमें त्वरण क्या हुआ है? कम उत्पन्न हुआ है। और कम उत्पन्न हुआ है तो इसका मतलब उसने विरोध क्या किए? ज्यादा किए। उसके वेग में परिवर्तन कम हुआ, इसका मतलब उसने विरोध क्या किए? कम के ज्यादा? ज्यादा विरोध किए। इसका मतलब इसका जड़त्व क्या है? अधिक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कम द्रव्यमान वाली वस्तु है ये विरोध कम करती है, विरोध कम करती है, इसलिए इसका जड़त्व भी क्या होता है? कम होता है। जबकि अधिक द्रव्यमान की जो वस्तु है ये विरोध क्या करती है? आपके, है ना, इस पर लगने वाले बल का क्या करती है? विरोध अधिक करती है। जब विरोध अधिक करती है तो इसका जड़त्व भी क्या होता है? जड़त्व भी क्या होता है? अधिक होता है। बात समझ में आ गई? यस। यानी कि कुल मिलाकर जड़त्व कम और ज्यादा किस पर डिपेंड कर रहा है? किस पर डिपेंड कर रहा है? बताइए। द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है ना? इसलिए एक नंबर का विकल्प बनता है ना? एक नंबर का विकल्प बनता है यहां पर कि द्रव्यमान जो है जड़त्व की माप है। तो जड़त्व की माप कौन है? जड़त्व की माप द्रव्यमान है। समझ गए? जड़त्व की माप द्रव्यमान है, मतलब कितना ज्यादा जड़त्व होगा किसी वस्तु का, ये कौन बताता है? कौन बताता है? वस्तु का द्रव्यमान बताता है। कौन बताता है? वस्तु का द्रव्यमान बताता है। जिस वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान अधिक उसका जड़त्व भी अधिक, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम उसका जड़त्व भी क्या होगा? कम होगा। क्लियर दैट?